दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर पूरे देश को चौंका दिया है। जब से डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए हुआ है, देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं कि जिस रेस में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर केंद्रीय नेता जिस रेस में दौड़ रहे थे, उस रेस में सबसे आगे डॉक्टर मोहन यादव कैसे आ गए। और वहीं बीजेपी ने पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे यहां नेताओं की कमी नहीं है, योग्यताओं की कमी नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को योग्यता के अनुसार कोई भी पद दिया जा सकता है। अब हम थोड़ा अतीत में चले तो 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी की एंट्री हुई थी और योगी को सीएम बनाया गया था, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है आज मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया है। हालांकि योगी बहुत चर्चित नेता हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के बारे में आज पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ये डॉक्टर मोहन यादव हैं कौन, कैसे इन्हें राजनीति में इतना ऊंचा मकाम मिल गया, किस तरीके से 2013 में इन्होंने जो राजनीतिक सफर अपना शुरू किया था, विधायक पहली बार बने थे, वो 2013 में 2023 में कैसे मुख्यमंत्री पद के लिए आ गए। तो आज जानते हैं कि आखिर ये चीफ मिनिस्टर जो बनने वाले हैं मोहन यादव, ये कौन है, कहां से इनकी शुरुआत होती है। तो आपको बता दें कि मोहन यादव बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। इनके पिता पूनम चंद यादव और माता लीलाबाई यादव हैं और इनकी जो शादी हुई है वो सीमा यादव से हुई है। इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटियां भी हैं। ये पारिवारिक चीजें हैं इनकी, ये परिवार है इनका। लेकिन अब शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा में भी किसी से पीछे नहीं है मोहन यादव। मोहन यादव का नाम भले आपको नया लग रहा हो, लेकिन आप इनके सफर को देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने कद्दावर हैं ये और कितने योग्यतावान हैं। तो आप देख लीजिए, शिक्षा में अगर देखें तो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी तक की डिग्री इन्होंने हासिल की है। वहीं अब इनके कैरेक्टर के बारे में अगर देखा जाए, यानी कि इनका किस तरह से सफर रहा है, चरित्र क्या रहा है, तो चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब आगे की चीजों को देखते हैं कि इनके संपत्ति को अगर देख लिया जाए तो इनके पास केवल 42 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 9.9 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 32.1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा मोहन यादव के पास 8.5 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज है, यानी कि लोन है। अब इनकी थोड़ी पीछे की जर्नी पे चलते हैं, पीछे की भी चीजें देख लेते हैं किस तरीके से इनका विकास हो रहा है। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने 31 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। उस समय भी इनकी लायबिलिटी जो है 8 करोड़ रुपए थी। लेकिन 2013 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय यादव की कुल संपत्ति 16 करोड़ रुपए थी और वहीं कुल लायबिलिटीज इनकी 5 करोड़ रुपए थी। लगातार इन्होंने विकास किया है, आगे बढ़ते गए हैं। अब इनके राजनीतिक सफर के ऊपर आते हैं, बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर के बारे में। 2013 में ये पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इनका राजनीतिक सफर 2013 से नहीं शुरू होता है और यही चीजें बताने की कोशिश की है, यही संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अब देखिए, ये कब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कब से ये संघ से जुड़े हुए हैं, कितने पुराने हैं, इसी पे आते हैं। 1965 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय में छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि अखिल भारतीय विश्व परिषद के ये सदस्य थे, एबीवीपी के सदस्य थे और वहीं से इनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत होती थी। यहां पे ये सह सचिव बने, 84 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, एबीवीपी 1984 में एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री, 86 में विभाग प्रमुख, फिर एबीवीपी में और कद बढ़ता गया। इनका 1988 में सहमंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने। वहीं 91-92 परिषद के राष्ट्रीय मंत्री बन गए ये। वहीं देखिए, अब 1993 और 95 में संघ की भूमिका में आते हैं, यानी कि जो शिक्षा की राजनीति थी इनकी, छात्र संघ की,
चीजों से बाहर निकल चुके हैं, अब दूसरे चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, ये संघ की राजनीति में आ रहे हैं। 1993-95 में आरएसएस संघ उज्जैन के सह खंड कार्यवाहक बने। 1996 में खंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाहक रहे। संघ में सक्रियता की वजह से 1997 में भाजयुमो प्रदेश समिति में अपनी जगह बनाई इन्होंने। उसके बाद 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के भी सदस्य बन गए। लगातार इनकी जो है विकास इनका हो रहा, वृद्धि हो रही। 2004 से 2010 के बीच वह उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, जिसमें राज्य मंत्री का इनको दर्जा मिला हुआ था। 2011 से 2023 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी भोपाल के अध्यक्ष भी बने। ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा था और इसी दौरान इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पहली बार 2013 में ये विधायक बन के आते हैं। 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मोहन यादव को मंत्री बना दिया गया। शिक्षा मंत्री बने थे, पढ़े लिखे भी हैं और काबिल नेता हैं, इसलिए इनको शिक्षा मंत्री दिया गया। लेकिन क्या एक नेता के लिए बिना विवादों के आगे बढ़ना उचित है? क्योंकि अगर नेता है, राजनीति में है, छात्र राजनीति हो या जो भी राजनीति हो, विवाद पीछा नहीं छोड़ते। ये भी विवादों से बचे हुए नहीं है। अब इनके विवादों के ऊपर आते हैं, क्या क्या इनके ऊपर विवाद लगे हैं, आरोप लगे हैं और किस किस विवाद में ये फंसे हैं। मोहन यादव ने 2013 में उज्जैन दक्षिणी से चुनाव लड़ा था, जो हमने आपको बताया। ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, यानी कि इन्होंने 13 में भी चुनाव जीता था, 18 में भी जीता था और 23 में भी जीते और 23 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव को हराया है। कितने वोटों से हराया है? 12,941 वोटों से हराया है। वोट का अगर अंतर देखा जाए तो कुछ ज्यादा वोटों से नहीं हराया है, सिर्फ 12,000 के वोटों से हराया है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनको वोट मिला था 52% वोट मिला था और कुल वोट अगर देखा जाए तो 95,699 वोट इनको मिले थे। लेकिन इनके ऊपर विवाद क्या रहे हैं? सबसे बड़ा विवाद जो है सीता का अपमान करने का है इनका। इसमें बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी और बहुत से लोगों ने विरोध जताया था। क्या था इसको जानते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें माता सीता को वो अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहे थे। अपशब्द कहने का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। अपशब्द अपनी बोली की वजह से ही हमेशा विवादों में आए हैं। उन्होंने कहा था कि जिस माता सीता को रावण हरण करके ले गया था, उनको रावण से बड़ा युद्ध लड़कर राम वापस लेकर आए थे। भगवान राम ने सीता को गर्भवती होने के बावजूद रघुकुल की मर्यादा के कारण छोड़ दिया था और उनको जंगल में अपने बच्चे पैदा करने पड़े थे। आज के दौर में ऐसा होने पर तलाक हो जाता है। आज की चीजों से कंपैरिजन कर रहे थे। भगवान राम के सामने उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को आत्महत्या की तरह माना जाता है। मोहन यादव के इस बयान के बाद प्रदेश भर में उनका पुतला फूंका गया। भारी नाराजगी लोगों ने जताई और भारी नाराजगी का उनको सामना करना पड़ा। वहीं इसके खिलाफ अयोध्या के संतों ने भी विरोध किया था। सबने अपना विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही आगे चुनाव में और भी बातें हैं जिनकी वजह से ये चर्चाओं में रहे, विवादों में रहे। एक और नेता आते थे, मध्य प्रदेश के नेताओं में है कि वो चर्चा में रहते हैं अपने विवादों की वजह से, वैसे ही नेता ये भी हैं। 2017 के चुनाव के दौरान उन पर अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव को पप्पू कहने के साथ ही बाप का दूध पीने वाला बताया था। इसके अलावा औकात देखने की बात कही थी, जिसे लेकर मोहन यादव की काफी छीछा लेदर हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश में भद्द पिट गई थी। लेकिन वर्ष 2020 में उपचुनाव में यादव ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम भाजपा के लोग हैं, बुरा करने वालों को जमीन में दफना देते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए इन पर 1 दिन की रोक भी लगा दी थी, इस तरह की टिप्पणी करने की वजह से। सिंहस्थ, इसके बाद एक जमीन का विवाद आता है जो सबसे बड़ा विवाद माना जाता है और यहीं से, इसी विवाद से ये जाहिर हुआ कि ये कितने करीबी हैं शिवराज सिंह चौहान के। देखिए, सिंहस्थ की भूमि का विवाद है ये। उज्जैन में सिंहस्थ मेले के लिए आरक्षित जमीन में से करीब 50 हेक्टेयर जमीन का उपयोग आवासीय होने के मामले में भी मोहन यादव कटघरे में थे, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद मास्टर प्लान से वापस कृषि भूमि में तब्दील कर दिया गया था। यानी कि जो आवासीय जमीनें थी, वहां पे आवास बनने थे, उसको कृषि में तब्दील करवाया गया था। इसके खिलाफ खुद इन्हीं के एक नेता ने, सूत्रों के मुताबिक यह फैसला तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के परिजनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। हालांकि इस मामले में उनका विरोध उज्जैन के ही भाजपा विधायक पारस जैन ने किया था
जो सिंहस्थ की जमीन का उपयोग बदलने के खुलकर विरोध कर रहे थे। अपनी ही पार्टी से विरोध झेलना पड़ा, यह भी इनके ऊपर एक विवादों में मिला हुआ था। लेकिन मोहन यादव को चुनाव इस तरह से आगे लाकर बीजेपी ने क्या एम साधा है, बीजेपी का क्या मकसद है, बीजेपी किन निशानों पे तीर लगा रही है, इसके बारे में भी जानते हैं। कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हम आपको बताएंगे। बीजेपी का गेम प्लान है, ये बीजेपी के गेम प्लान में ये किस तरीके से फिट हो रहे हैं मोहन यादव, इसी के ऊपर बात करेंगे। ओबीसी चेहरा 2024 की तैयारी। 2024 में जिस तरह से जाति समीकरण की बात हो रही है, जाति समीकरण को आगे लाया जा रहा है और उसमें प्रमुखता से इंडिया गठबंधन के लोग हैं। यानी कि बिहार में अभी जातिगत जनगणना आई है, बिहार में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव हैं जो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और इस तरीके से ओबीसी की बात कांग्रेस भी बहुत मुखरता से उठा रही है। ऐसे में इन चीजों को फेस करने के लिए ओबीसी चेहरा लाया गया है और ओबीसी में भी यादव चेहरा लाया गया है, यानी कि मोहन यादव को लाया गया है। आगे ये चीजें और भी क्लियर होंगी, आगे इस पे बात करेंगे हम। बीजेपी कार्यकर्ता को संदेश। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरह का संदेश गया है ये भी आप देखिए, स्पष्ट है, क्लियर है कि जिस तरह से वो छात्र राजनीति में एबीवीपी के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद संघ के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद से अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी कि भाजपा में जुड़े 2013 में और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि संघ की करीबी के वजह से ही उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनलाइज किया गया है और तमाम बड़े नेता जो इस रेस में चल रहे थे, इन चीजों को भी नॉर्मलाइज करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव का नाम लाया गया है। ऐसे में देखिए, मोहन यादव शुरुआत में बीबीपी से जुड़े रहे थे, सबको पता है। कार्यकर्ताओं में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ताओं को कि जिस तरह से ये कार्यकर्ता बने रहे थे, इनके 40 साल के कैरियर में, राजनीतिक कैरियर में अभी 10 साल ये पार्टी के साथ जुड़े हुए। इससे पहले ये कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करते थे और इतनी जल्दी इनको इतनी बड़ी सफलता मिली है, इससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा और यही संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने। बीजेपी और आरएसएस में संतुलन बना रहा है। 2000 जैसा आपने देखा कि 2013 में ये बीजेपी से जुड़े, लेकिन इससे पहले आरएसएस से जुड़े हुए थे, उससे पहले उसके छात्र इकाई जो है आरएसएस की, उससे जुड़े हुए थे। तो बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए एमपी को लेबोरेटरी कहा जाता है। अगले लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। अब इसी के बीच में इन्हें अपनी सारी चीजें करनी। ऐसे में बीजेपी आला कमान ऐसा चेहरा चाहती थी जो बीजेपी और आरएसएस दोनों के करीबी हो, और इस प्रोफाइल में सबसे ज्यादा जो सेट बैठते हैं वो मोहन यादव ही हैं, डॉक्टर मोहन यादव, जो बीजेपी से भी इनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा हैं, शिवराज सिंह चौहान से इनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा हैं और आरएसएस के पुराने आदमी तो वो हैं ही, पुराने कार्यकर्ता तो वो हैं ही। वहीं अगला फैक्टर जो आता है वो मालवा निमाड़ पर कहा जा रहा है कि मालवा निमाड़ के जो वोटर्स हैं, जो लोकसभा सीटें हैं, उस पर फोकस करने की बात हो रही है। क्यों हो रही है इसको भी जानते हैं। इस बारे में चुनाव में मालवा निमाड़ ने इस बार के में मालवा निमाड़ ने बीजेपी के सिर आंखों पर बिठाया और पार्टी ने उसी क्षेत्र से सीएम चुनकर दिया। अब यह भी बड़ा रीजन है क्यों ऐसा हुआ है, यह भी देखिए। 2024 में आशीर्वाद बना रहे, इसी के संदेश के लिए किया गया है। मालवा निमाड़ से 66 सीटों में से बीजेपी ने 48 अपने नाम किए। 66 सीटें हैं मालवा निमाड़ के क्षेत्र में और वहां पे 66 सीटों में से 48 बीजेपी के नाम हुए, यानी 48 विधायक बने हैं। पिछली बार यहां की सीटों पर 35 सीटों पर जो जीत हासिल की थी कांग्रेस, वो सिमट कर 17 पे रह गई है। और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति का जो गलियारा निकल के जाता है वो ये मालवा और निवाड़ का जो क्षेत्र है वही है। जो यहाँ पे अपनी बढ़त बना लेता है, जो यहाँ पे अपनी पैठ बना लेता है, वही सत्ता में आसीन होता है। और यही हुआ है। पहले आपने देखा होगा कि 35 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने सरकार बनाया था 2018 में। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भाजपा में चले गए, उसकी वजह से ये सीटें घटकर अब 17 पर आ गई हैं, यानी हार भी मिली है। लेकिन वहीं बीजेपी को इसमें बढ़त मिली है और बीजेपी इसी कोशिश में है कि 2024 का चुनाव जो करीब है, इसमें भी इन चीजों का फायदा उठाया जाए। वहीं पार्टी बगावत का तोड़ भी यही था। शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, ये करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। मोहन यादव के साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये भी शिवराज के काफी करीबी माने जाते हैं। यानी कि एक तरह से सत्ता में अब कुर्सी पे आसीन जो है वो शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, लेकिन काम पूरा जो है शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर ही होगा। शिवराज सिंह चौहान भी ना नाराज हो, 24 का इलेक्शन भी हो जाए,
तमाम निशानों पे एकदम सटीक तीर चलाया है, सटीक बाण चलाया है बीजेपी ने, और इससे फायदे भी मिल सकते हैं बीजेपी को। अब आते हैं, कहा जा रहा है कि जाति समीकरण का भी दबाव हो सकता है। देश की राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही है, जिस तरीके से चीजें एक के बाद एक बदलती जा रही हैं, और जिस तरीके का फैसला बीजेपी का आ रहा है, आपने देखा होगा कि आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव करना, प्रस्ताव लाना, वहीं अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां पे आदिवासी मुख्यमंत्री लाना, और इस तरह के तमाम प्रयोग जो है वो भाजपा कर रही है। और अटकलें ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या चीजें हैं वो आगे जैसा आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी सीएम नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बगल में ओबीसी सीएम बैठा दिया गया, यानी मोहन यादव का चुनाव किया गया। यादव फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यादव फैक्टर काम करता है। अखिलेश यादव यहां पे विपक्ष की भूमिका में है, और एक बड़ी जाति है यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा यादव वो आते हैं। इनकी जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे, अभी चलते हैं। केंद्र में तीसरी बार सत्ता की फिराक में बीजेपी का निशाना ओबीसी समुदाय है, जिसमें यादवों की बड़ी हिस्सेदारी है। ओबीसी की जो राजनीति है वो काफी समय से आप सुन रहे होंगे, भारत में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं ओबीसी जाति से आता हूं, और तमाम ऐसे नेता हैं जो ओबीसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और बीजेपी के लोग ओबीसी की सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और इस तरह से आती है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री ने चीजें कर दी हैं कि अब उनकी चार जातियां बना दी हैं, लेकिन जातियों का कितना असर पड़ रहा है वो इन फैसलों से आपको पता चल रहा होगा बीजेपी की, कि जातियों का कितना असर है। अब चलिए देखते हैं। 2001 में गठित हुकुम सिंह समिति के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ओबीसी राज्य की आबादी 50% से अधिक होने का अनुमान है। 19.40% हिस्सेदारी के साथ यादव सबसे बड़ी ओबीसी की जाति है। अब देखिए यादव का कितना फैक्टर पड़ता है। बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ओबीसी की संख्या 63% है, 63% की आती है, और 14% की आबादी के साथ यादव सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति है। वहीं मध्य प्रदेश में भी यादवों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ओबीसी की, माफ कीजिएगा, ओबीसी की अधिक जनसंख्या है। तो ओबीसी वोटरों को साधने का एक तरीका है यहाँ पे। तो इन जाति समीकरणों के बीच आपको क्या लगता है कि बीजेपी 2024 लोकसभा इलेक्शन में इसको भुना पाएगी? क्या यादव कैंडिडेट देने से, यादव मुख्यमंत्री देने से उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटरों पे, ओबीसी, खासकर ओबीसी वोटरों पे इसका फर्क पड़ेगा? बीजेपी को इसमें फायदा मिलेगा? इन तमाम सवालों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।